नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल पर जो दशकों से विदेशियों की काली छाया पड़ी थी वो फिर से दिखने लगी है। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इन 4 मुद्दों को ध्यान से सुनिए। अब देखिए, रवि लामेछाने जी का दिल्ली में जिस तरह से आमंत्रण हुआ, बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, वो केवल एक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और लोकसभा के एमपी हैं। उनके साथ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी पत्नी और एक और उनकी सुरक्षा में कोई अधिकारी गए हैं। अब उनका जिस तरह से स्वागत हो रहा है सरकारी स्तर पर भी और भारतीय जनता पार्टी के पार्टी स्तर पर भी, ये सब दिखाता है कि नेपाल के प्रति भारतीय सरकार कितनी सीरियस है। ये उनकी जिस तरह से नेपाल को हल्के में लेना, नेपाल सरकार को अपमानित करना, एक पार्टी प्रेसिडेंट को बुलाकर राष्ट्रीय स्तर का उसको स्वागत, सम्मान, और भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय में भी उसका भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, पार्टी द्वारा स्वागत, ये सब क्या दिखाता है? रवि लामेछाने जी के ऊपर कई केस चल रहे हैं और बड़े सीरियस मुद्दे हैं। कोऑपरेटिव में करप्शन का मुद्दा, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रहते हुए जो इनकम से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा किए, उसका छानबीन चल रही है, केस चल रहा है। उनके वीजा प्रकरण पर भी केस चल रहा है, वो अमेरिकी सिटीजन थे पहले। एक और जेल ब्रेक करके अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके जेनजी आंदोलन समय से जेल का दरवाजा तोड़ करके बाहर भागने वाले हैं, उनके ऊपर वो भी केस चल रहा है। इसलिए एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को दिल्ली सरकार ने जिस तरह से बुलाया, ठीक है वो एमपी हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन अपराध तो है उनका। बुला करके किसी सत्ता में बैठे, नेपाल की सत्ता में बैठे किसी अधिकारी को न बुलाकर, न उनके साथ कोई विदेश मंत्री न कोई उनका अधिकारी गया। एक पार्टी के प्रेसिडेंट को, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुला करके दिल्ली की सत्ता ने जिस तरह से स्वागत किया, जिस तरह से क्या क्या किया, ये नेपाल के लिए, वो भारत के नेपाल के संबंधों के बीच में अच्छा नहीं हुआ। मैं इसको अच्छा नहीं मानता और कोई भी अच्छा नहीं मानेगा। एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये अच्छा नहीं है। इसको आपको विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना होगा। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब से भी आग्रह करूंगा, भारत की सरकार, वहां की सरकार की उपेक्षा करके, उनको निग्लेक्ट करके, अधिकारी स्तर पर मीटिंग वार्ता न करके, एक पार्टी के प्रेसिडेंट, एक अपराधी प्रवृत्ति के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाकर इस तरह से स्वागत करना नेपाल और भारत के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मैं इस पर इतना कहना चाहूंगा, और कहना तो बहुत कुछ चाहूंगा। इस अंदर की बात, अंदर क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि मैं ये दिल्ली अमेरिका के दबाव में जो साजिश रची जा रही है, मैं 25 सालों से देख रहा हूं। उसी तरह का ये आगे बढ़ा हुआ है। चाहे 2046 से नेपाली कांग्रेस का गठन, नेपाली कांग्रेस को सत्ता मिलाना, कम्युनिस्टों को आगे बढ़ाना, किंग महेंद्र वीर विक्रम शाह की हत्या, किंग बीरेन वीर विक्रम शाह की पूरे परिवार की हत्या, माओवादी आंदोलन करवाना और माओवादियों को सत्ता में बिठाना, और फिर जेनजी आंदोलन करवाना, जेनजी सरकार बनाना, फिर बालन शाह जी की सरकार को बनाना, फिर उसी सरकार के विरोध में पार्टी के प्रेसिडेंट को बुला करके इस सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचना, यह ठीक बात नहीं है। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब दूसरी तरफ देखिए, एक जांच के लिए आयोग बना जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, एक अधिकारी थे और एक ह्यूमन राइट्स कमीशन के कोई व्यक्ति है। इस तरह से एक कमेटी बनाई गई जिसमें 5 लोग थे, और 5 लोगों की जो समिति बनी, ये जो कैबिनेट से पास हुआ था, ये समिति बनी थी, कैबिनेट ने बनाया था, पूरी कैबिनेट बैठ करके बनाया था। लेकिन उन लोगों का जो वक्तव्य आया बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इस पर भी विदेशियों की काली छाया दिखी।
प्रभाव दिखा। अब ये जितने भी अपराधी लुटेरे, चाहे वह भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हो, चाहे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हो, चाहे भूतपूर्व सेनाध्यक्ष रहे हो, चाहे भूतपूर्व प्रहरी पर रहे हो, चाहे आज की जो कमेटी बनी इसके सदस्य करप्शन करते हैं, इस तरह के लोगों पर कोई जांच नहीं हो पाएगी। पहली बार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, पहली बार जो मंत्री बने हैं, उन पर भी नहीं होगा। बताइए, अपराध करने वाले सबसे बड़े यही लोग हैं, उन पर कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती। तो ये तो क्या क्यों बनी फिर, किस लिए बनाई गई है? खाली करप्शन करके लूटने के लिए अपने को इस दायरे से बाहर निकाल लिया है लोगों ने। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और विदेशियों का इस पर प्रभाव दिखता है। तीसरा मुद्दा है, जिस तरह से बालन शाह जी को ऐसा लोग मानने लगे हैं कि वो राजा के समर्थक हैं, हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, इसलिए उनकी सरकार को भी उखाड़ फेंकने के लिए पूरी साजिश चल रही है। यह पश्चिम में भी चल रही है और दक्षिण में, दोनों तरफ चल रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो भी हो, नेपाल के विकास के लिए, नेपाल की धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, नेपाल की खुद की अपनी रक्षा के लिए, अपने विकास के लिए फिलहाल इस सरकार को बनाए रखिए। अस्थिर मत होने दीजिए अपनी सरकार को, देश को अस्थिर मत होने दीजिए। इस पर बहुत ध्यान दीजिए, बहुत सीरियस मैटर है ये। चौथी बात, एक विरोधी पार्टी थी, सरकार में तो कभी नहीं है, लेकिन कभी कभी वो सरकार के साथ मिलकर सरकार बनाई है, राप्रपा, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी। राप्रपा पर भी विदेशियों की निगाह पड़ गई है, उस पर भी तोड़ने की पूरी साजिश रची जा चुकी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विशेषकर राजेंद्र लिंगडन और ज्ञानेन्द्र शाही जी से सुझाव दूंगा कि अपनी पार्टी का पुनर्गठन करिए और राप्रपा को फिर एक सूत्र में बांध करके आगे बढ़िए। फिर भी जो भी है, आपकी एक आवाज थी देश में हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू अधिराज्य के लिए। आप उस आवाज को उठाने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करिए और एक होकर के रहिए। विदेशियों का जो प्रभाव है उसको बचा लीजिए अपनी पार्टी को। तीसरा, मैं वहां की पूर्व राजा श्री ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, वो अपने को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से दूर रखें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अपना नाता न रखें। ऐसा न दिखे कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी, राप्रपा या किसी से जुड़े हुए हैं, किसी पर उनका प्रभाव है, किसी को समर्थन करते हैं, क्योंकि उससे उनका नुकसान होता है। ऐसा तो देखा जाए, नेपाल में 80% जनता, 80% जो वहां की पॉपुलेशन है, पब्लिक है, वो फिर से चाहती है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में, संवैधानिक राजतंत्र के रूप में देखना चाहती है। लेकिन राप्रपा का जनाधार न होने से, राप्रपा में भी अच्छे लोगों को न आ पाने से, उनका क्षेत्र में परिश्रम न करने के नाते उनको जो मैंडेट मिलता है वो मैंडेट राजा का समर्थन मान लिया जाता है। तो मैं राजा साहब से और उनके जो आसपास लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि श्री ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह जी भी अपने भी को किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ के न रखें, दूर रखें। उनके लिए हर कोई बराबर होना चाहिए। वहां की सारी पॉलिटिकल पार्टी, वहां की सरकार, वो कोई, वहां की जनता, वहां का कोई भी हो, सबको बराबर एक दृष्टि देखें, क्योंकि दूसरों का किया हुआ पाप उनके माथे पर लगा दिया जाता है, उससे बचे। आज इतना ही कहना था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।